सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग जुओ फुइन के एनर्जी की वजह से काफी पावरफुल हो गया था, पर फुइन के स्पिरिचुअल अवेयरनेस के उसकी बॉडी में मिलने की वजह से फुइन की बची हुई स्पिरिट डी के पावर के साथ मिलकर नष्ट हो गई थी। फेंग जुओ का फुइन के अलावा और कोई नहीं था, इसीलिए उसने जू यांग से उसे बचाने की भीख मांगी थी। जू यांग ने हेवन स्लेश की सेकंड टेक्निक अगेंस्ट हेवन को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम देखते हैं कि जू यांग फेंग जुओ पर हेवन स्लेश से अटैक कर देता है, जिससे उसके स्पिरिचुअल अवेयरनेस से सारी डी के पावर एक पोर्टल के थ्रू बाहर हो जाती है और फेंग जुओ के अंदर से तेज एनर्जी से वो अब नॉर्मल हो जाता है। उसके अंदर की डी के पावर बाहर निकल रही थी। वो डी के गर्ल जिसे जुयांग ने बचाया था, वो अब जुयांग के पास आ जाती है। वो कहती है कि मैं इस एनर्जी के साथ बहुत ही फेमिलियर फील कर रही हूँ, क्योंकि वो फुइन की ही सेकेंडरी बॉडी थी। जुयांग उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और अपनी स्पीड को इसके साथ मर्ज करना चाहिए। डी के गर्ल उस एनर्जी को टच कर लेती है, जिससे अब वो उस एनर्जी के साथ फोर्ज होने लगती है और जुयांग की एनर्जी की वजह से उसकी बॉडी बदल रही थी। टिंग फेंग और लियांशु ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कि मास्टर, हम भी ये टेक्निक सीखना चाहते हैं। डोंग मई बोलता है कि एंसेस्टर ने इस बार सेलेस्टियल पावर के साथ टाइम पावर का भी इस्तेमाल किया है और अब उस डी के पावर की बॉडी भी उस एनर्जी के साथ मिलकर वो फुइन की बॉडी को कंडेंस कर देती है, जिससे अब फुइन नॉर्मल हो चुकी थी। फेंग जियो से पकड़ लेता है। कुछ ही देर में फुइन को होश आ जाता है। फेंग जियो इससे खुश होता है। फुइन अपनी पिछली यादें भूल चुकी थी, इसीलिए वो फेंग जियो को दूर करते हुए उसे भागने की कहती है और बताती है कि वो डी के पावर फोर्थ मेरिडियन से हमारी तरफ आ रही है, क्योंकि फुइन को सिर्फ सैकड़ों सालों पहले की यादें ही अब याद रह गई थी, जब फेंग जियो के हेवन स्लेश से उसकी बॉडी और स्पीड अलग हो गई थी। फेंग जियो उसे शांत करते हुए कहता है कि डी के पावर और बाकी सब अब नॉर्मल हो चुका है, अब हमें कोई भी खतरा नहीं है। किंगी कहती है कि इसे देखकर लग रहा है कि ये फुइन जब अपनी स्पीड से अलग हुई थी, तब से बाद में जो कुछ भी हुआ इसके साथ हुआ वो ये भूल चुकी है। सुनियांग कहती है कि ये एक अच्छी बात है, जिससे इसे किसी बात का दुख नहीं होगा। फुइन को ठीक करने की वजह से अब फेंग जुओ की सारी पावर खत्म हो रही थी और वो अब एक नॉर्मल इंसान बन गया था। फुइन इससे हैरान होती है और उसे कहती है कि तुम्हारे साथ आखिर क्या हो रहा है। फेंग जियो कहता है कि मैं ठीक हूँ, पर उसकी बॉडी में अभी भी कुछ डी के पावर बची रह गई थी, जिससे उसे दर्द हो रहा था। फुइन तेजी से उस एनर्जी को अपने हाथ से बाहर खींच लेती है, क्योंकि अब वो डी के पावर को कंट्रोल करना सीख गई थी, जिससे वो हैरान होती है। लो जियान कहता है कि इसके साथ बिल्कुल मेरी तरह ही हो रहा है। जब मैंने थंडर पावर को डेवर किया तो मैं थंडर गॉड बन गया था। डोंग मई कहता है कि यह फुइन तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसने डी के पावर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और ये काफी लकी है जो ये दोबारा जिंदा होने पर एक गॉड ऑफ डी के बन चुकी है। फेंग जियो जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सब जुयांग की वजह से हुआ था, इसीलिए अब वो जुयांग को एंसेस्टर जुयांग कहकर बुलाता है। जुयांग फेंग जियो से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे मेरे मास्टर के साथ आखिर क्या रिलेशनशिप था। फुइन जुयांग को नहीं पहचान रही थी, इसीलिए वो फेंग जियो से पूछती है कि ये कौन है। जुयांग अपनी पावर से फुइन को बेहोश कर देता है। फुइन नीचे गिरने लगती है, पर फेंग जियो से पकड़ लेता है। जुयांग उससे पूछता है कि तुम अब मुझे सब कुछ बताओ। फेंग जियो कहता है कि वो बात आज से हजारों साल पहले की है और हमें स्पिरिचुअल माउंटेन पीक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इमोर्टल जूटोंग उस वक्त फेंग जियो के मास्टर के पास आए थे, क्योंकि उनके पास एक गॉड ट्री था और इमोर्टल जूटोंग को उसकी जरूरत थी, क्योंकि वो जुयांग के लिए एक घोड़ा गाड़ी बनाना चाहते थे। पर फेंग जियो के मास्टर उस गॉड ट्री को देने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो गॉड ट्री पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही था। फेंग जियो उस वक्त एक बच्चा ही था और फुइन भी उसके साथ ही थी, क्योंकि वो दोनों ही डिसिपल थे और वो भी उन दोनों को देख रहे थे। जूटोंग उस गॉड ट्री के बदले फेंग जियो के मास्टर को हेवन स्लेश ट्रिक सिखाना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी सोर्स से पीछे माउंटेन पर अटैक करते हैं। वो हेवन स्लेश इतना पावरफुल था कि वो सैकड़ों पहाड़ों को तोड़ देता है।
फेंग जो यह देखकर काफी डर गया था। वो कहता है कि क्या ये असली सो टेक्निक की पावर है? ये स्लेश आखिर किसी भी चीज को स्प्लिट कर सकता है, दो भागों में बांट सकता है। इसीलिए इस पावर को मैं हासिल करके रहूंगा, क्योंकि वो बचपन से ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। फेंग जियो के मास्टर फेंग लाओ जूटोंग को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे उस टेक्निक को नहीं देखा, इसीलिए मैं डील नहीं कर सकता। इमोर्टल जूटोंग कहते हैं कि हमारी डील पहले से ही सक्सेसफुल हो चुकी है, मैंने अपना वादा निभाया है। और अब वो बुफान उस गोड ट्री को उखाड़कर वहां से लेकर जाने लगता है। फेंग लाओ को इससे काफी गुस्सा आता है और वो उसे रोकने के लिए जाने लगते हैं, पर जूटोंग उसके सामने आ जाता है और फेंग लाओ उनसे फाइट नहीं कर सकते थे। वो जूटोंग से कहते हैं कि यह गोड ट्री इस दुनिया में सिर्फ एक ही है। जूटोंग से कहते हैं कि यह पेड़ मेरी टेक्निक से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। अगर तुम उस 7 स्लेश टेक्निक को नहीं सीखना चाहते तो तुम उसे अपने डिसिपल को सिखा सकते हो। मुझे उम्मीद है कि यह टेक्निक उनके लिए काफी यूजफुल होगी। और अब जूटोंग वहां से चले जाते हैं और फेंग लाओ कुछ नहीं कर पाते, उन्हें चक्कर आने लगते हैं, पर फेंग जो उन्हें पकड़ लेता है। फुइन भी वहां जाती है और वो अपने मास्टर से कहती है कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, वो हेवनली स्लेश उस पेड़ से काफी ज्यादा कीमती है और वैसे भी आप उन्हें हरा नहीं सकते थे। फेंग जियो की जूटोंग में दिलचस्पी काफी बढ़ गई थी। वो अपने मास्टर से कहता है कि आखिर वो पर्सन कौन थे, तो कहते हैं कि वो एक कमीना इंसान था जो तियानलिन सेट का ओनर है, जिसका नाम जूटोंग टिंग है। और अगर तुम भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मैं भले ही उसे जूटोंग को हरा ना पाया, लेकिन तुम उसके डिसिबल को हराकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हो। और अगर एक बार तुम तियानलिन सेट के ओनर बन गए तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। फेंग जियो को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना था, इसीलिए उसने तियानलिन सेट का ओनर बनने की उसी दिन से अपना लक्ष्य बना लिया था। और यही वजह थी कि वह जुयांग से फाइट करके उसे हराना चाहता था। फेंग जियो अब जुयांग से ये भी कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इसलिए भी बनना चाहता था ताकि मैं जिसकी परवाह करूं उसे बचा सकूं। जुयांग उससे पूछता है कि तुम्हारा इमोर्टल क्लैन और डीमन क्लैन साथ में मिलकर मॉन्स्टर क्लैन को क्यों पीटना चाहते हैं? जरूर तुम्हारे पास कोई और इम्पोर्टेंट गोल जरूर होगा। फेंग जो कहता है कि हम सेकंड मेरिडियंस में जाने के पाथ को ओपन करना चाहते थे। सुमई यह सुनकर हैरान होती है। फेंग जो बोलता है कि हम पहले से ही जानते थे कि वो डी के पावर धीरे धीरे 4th और 5th मेरिडियंस को भी जरूर निगल लेगी, लेकिन सेकंड मेरिडियंस ग्रेटेस्ट इमोर्टल का घर है, इसीलिए वो एक सेफ जगह होगी। चूचू भी कहती है कि मैंने भी ये बातें सुनी है, पर कोई नहीं जानता कि सेकंड मेरिडियन में कैसे पहुंचा जाए। जुयांग बोलता है कि यह कोई रूमर नहीं है। फेंग जो तुम इमोर्टल डीमन और मॉन्स्टर की पावर को कंबाइन करना चाहते थे, साथ ही उसमें डी के पावर को भी मिलाकर सेकंड मेरिडियंस में पहुंचना चाहते थे। फेंग जो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुझे संदेह था कि यह डी के करप्शन पावर सेकंड मेरिडियंस में आई है, पर मुझे इसका कोई एविडेंस नहीं मिला। बस यह सिर्फ मेरी एक धारणा है और जरूर उस सेकंड मेरिडियंस का बाकी के मेरिडियंस में फैले हुए गॉड्स से कोई कनेक्शन होना चाहिए। बर्निंग क्रो बोलता है कि अगर ऐसा है तो हमें सेकंड मेरिडियंस में चलना चाहिए, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि थर्ड मेरिडियंस में एक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन है जिसे एंसेस्टर ने ढूंढा है और उसकी मदद से हम सेकंड मेरिडियंस में पहुंच सकते हैं। जुयांग खड़ा हो जाता है क्योंकि अब वो सेकंड मेरिडियंस में जाने वाले थे, पर अब वहाँ यू लाओ आ जाता है। वो कहता है कि तुम सभी को क्या लगता है कि मेरा डीमन क्लैन हार चुका है? जुयांग उसे कहता है कि क्या तुम एल्डर यू लाओ हो? यू लाओ बोलता है कि तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। जुयांग कहता है कि बताओ कि आखिर तुम किस तरह से मरना चाहते हो। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।